जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। आज हम पाचन तंत्र के बारे में बेहतरीन से समझेंगे। चलिए, सब लोग आ गए हैं? ओके, चलिए, जो आ रहे हैं अच्छी बात है, जो जुड़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। इस फिगर द्वारा हमने ये फिगर बना दिया है। इस फिगर के माध्यम से हम पाचन तंत्र के बारे में समझेंगे। उससे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, यानी पाचन तंत्र है क्या। ठीक है, क्या है? पाचन के लिए भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं विभिन्न अंगों द्वारा की जाती है और ये अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि पाचन क्या होता है? पाचन के लिए जो जो अंग सहायक होते हैं, जो जो अंग उसमें भाग लेते हैं, वो एक तंत्र बना देते हैं, एक जाल बना देते हैं। उस तंत्र को यानी उस जाल को हम पाचन तंत्र कहते हैं। बात समझ में आ गई? पाचन तंत्र देखिए दो तरह से होता है, दो प्रकार में हो जाता है। देखिए, एक होता है आहार नाल और एक होता है पाचन ग्रंथियां। देखिए, पाचन के लिए दोनों बहुत महत्व है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है, आहार नाल के बारे में, फिर हम पाचन ग्रंथियों को समझते हैं। आहार नाल क्या होता है? ठीक है, देखिए, मुख से यानी कि मुख हुआ, सबसे पहले पाचन हमारा कहाँ शुरू होता है? मुख से। यानी मुख से और गुदा तक, यहां तक, मुख से गुदा तक पाई जाने वाली नलिका को हम क्या कहते हैं? आहार नाल। ठीक है, और ये आहार नाल आगे चलकर कई भागों में डिवाइड होती है। जहां चलना शुरू होती है तो ये कई भागों में डिवाइड हो जाती है, उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन ये यहां से यहां तक पूरी लंबाई हम आहार नाल में ही आती है। इसकी लंबाई 30 फीट होती है। ठीक है, 30 फीट होती है और लगभग 9 से 10 मीटर होती है। ठीक है, तो ये होता है आहार नाल। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पाचन के लिए हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि हमारे मुंह में पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो पाचन का सबसे मुख्य भाग जो होता है, सब प्रथम पाचन जहाँ से स्टार्ट होता है हमारे मुख से होता है। जब भी हम भोजन का कोई भी निवाला अपने मुंह में डालते हैं तो जीभ क्या करती है? उस खाने को उलट पलटने का करती है और हमारे मुख के अंदर जो पहला भाग होता है भोजन को पचाने में जो सहायक होता है वो हमारे दांत होते हैं। मनुष्य के दांत जो होते हैं विषम दंती होते हैं। वयस्क अवस्था में 32 दांत पाए जाते हैं, बचपन में 20 दांत होते हैं, यानी शैशवावस्था में 20 ही पाए जाते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहा जाता है। दांत के ऊपर, दांत की जो ऊपरी हिस्सा होता है उस पर एक चमकीले पदार्थ का बना होता है। ठीक है, चमकीला एक पदार्थ पाया जाता है जिसे एनेमल कहा जाता है। यानी वो चमकीला जो पदार्थ होता है वो कैल्शियम फास्फोरस, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है। ये शरीर का सबसे ठोस भाग होता है। तो हमारे मुख के अंदर क्या होते हैं? कृंतक के दांत पाए जाते हैं। कृंतक जो आगे का होता है, जो काटने का काम आता है। उसके बाद होता है रदनक। रदनक क्या करता है? जो बगल का हो फाड़ने का काम करता है। फिर आता है अग्रचवर्णक, जो हमारे चबाने का काम करता है, और फिर चवर्णक आता है जो भोजन को पीसने का काम करता है। ये सारा काम कुछ काम हमारा जो है मुख के अंदर हो जाता है। उसके बाद भोजन हमारे मुख से इसमें आएगा, किस में आएगा? ईसोफगस में आता है। ठीक है, जिसको हम ग्रास नाल कहते हैं। किस में आएगा? ईसोफगस में आएगा, जिसको हम ग्रास नाल कहते हैं। भोजन यहाँ आने के बाद ये कहाँ पहुंचेगा? पेट में। कहाँ पहुंचेगा? पेट में। और पेट में क्या होता है? यानी कि स्टोमक में पहुंचेगा। ठीक है, और स्टोमक में पाया जाता है रस, यानी जठर रस। तो अब हम समझ लेते हैं आमाशय के कार्यों को कि आमाशय के क्या कार्य हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो यहाँ पे एक नलिका पाई जाती है जो श्वास नली होती है। ठीक है, श्वास नली होती है। ग्रास नाल क्या होता है? ग्रास नाल मुख गुहा यानी कि ग्रसनी से, यानी कि तालू के पीछे का भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी से और आमाशय को जोड़ने वाली नलिका को हम
ईसोफगस या ग्रासनाल कहते हैं। तो यहाँ पर हम जब भोजन करते हैं तो यहाँ पे दो सिस्टम होता है, एक नली चली जाती है श्वास नली विंड पाइप, और ये होता है फूड पाइप। तो जब हम भी खाना खाते हैं तो कभी कदार क्या होता है, खाना हमारा विंड पाइप में चली जाती है यानी श्वास नली में। अगर वो श्वास नली में चली जाती है तो जिसकी वजह से हमको हिचकी आ जाती है, वो किस कारण होता है, और खाना श्वास नली में ना जाने पाए इसके लिए कुछ ना कोई सिस्टम होगा। तो वो सिस्टम होता है इपोग्लोटिक्स। यहाँ इपोग्लोटिक्स नाम का एक वाल्व लगा होता है। जब हम भोजन करते हैं तो ये वाल्व बंद हो जाता है और भोजन हमारे पेट में चला जाता है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो ये सिस्टम बंद हो जाता है और ये इसमें चला जाता है। अब बात आती है कि दोनों साथ साथ क्रियाएं होती हैं। सही बात है, नाक द्वारा जबकि हम जब भोजन करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो वाल्व बंद और खुल जाता है। यानी जब भोजन करते हैं, कभी कदार ऐसा होता है कि जिसकी वजह से भोजन इसमें गलती से चला जाता है तो हिचकी आ जाते हैं। हिचकी किसी की याद में नहीं आती है, हिचकी मुख्य कारण है गलती से श्वास नली में भोजन चला जाए या पानी की मात्रा चली जाए तो हिचकी आ जाए। अब हम समझेंगे आमाशय के बारे में। अब इसके बाद भोजन कहाँ आएगा, आमाशय। तो अब हम आमाशय को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम आपको पाचन तंत्र के बारे में बताएंगे। चलिए हम अब क्या देखेंगे, देखिए अब हम समझेंगे आमाशय के बारे में यानी कि पेट के बारे में। तो ग्रसनी यानी कि तालू के पीछे का भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी और आमाशय को जोड़ने वाली नलिका को हम क्या कहते हैं, ग्रासनाल या ईसोफागस कहा जाता है। इसका मुख्य काम है, ये भोजन को मुख से भोजन को पेट तक ले जाने का काम करती है, पाचन में सहायक नहीं होती है। इसका मुख्य काम है, ये एक नली होती है जो पेट तक भोजन ले जाने का कार्य करती है। अब हम समझ लेते हैं आमाशय इसके बारे में। तो इसकी दीवारें जो होती है मोटी होती है, इसका जो निचला हिस्सा होता है इसकी दीवारें मोटी हो जाती है। इसमें पाया जाता है क्या, इस आमाशय में होता पाया जाता है जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस, और इस जठर रस में उपस्थित होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक के अंतर्गत क्या क्या मौजूद होता है, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। ठीक है, तो पूछा जाता है आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये भोजन की अम्लता को बढ़ा देता है, यानी भोजन डायरेक्ट इस तरह नहीं पचता, उसमें अम्ल की मात्रा को मिलाया जाता है। और इसकी दीवारों पर एक म्यूकस पाया जाता है, चिपचिपा टाइप का म्यूकस होता है जो अम्ल की घात, क्योंकि भाई अम्लीय होता है, जाहिर सी बात है। हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, अम्ल पदार्थ, किसी के ऊपर गिर जाएगा तो दिक्कत कर देगा। तो इसको बचाने के लिए इसके चारों तरफ एक म्यूकस पाया जाता है जो हाइड्रोक्लोरिक से इसको बचाने में मदद करता है, इसको म्यूकस कहते हैं। ठीक है, और इस हाइड्रोक्लोरिक का पीएच मान जो होता है 6.4 से लेकर 6.8 तक इसका पीएच मान होता है। हाइड्रोक्लोरिक में उपस्थित पेप्सिनोजन को किस में बदल देता है, पेप्टिसन में, और ये क्या करता है, भोजन में उपस्थित प्रोटीन का ये पाचन करता है। ठीक है, उसके बाद प्रोरेनिन आता है, ये क्या करता है, ये रेनिन में बदल देता है, जिससे दूध वगैरह होते हैं, दूध दही के रूप में कन्वर्ट होकर उसका पाचन ये करता है। ठीक है, तो ये होता है भोजन। भोजन पेट में पूर्ण पाचन नहीं होता, अधपचन होता है। इसके बाद भोजन हमारा पहुंचेगा छोटी आंत में। छोटी आंत में पहुंचने से पहले इनको ग्रंथियां मिलती हैं, और ये ग्रंथियां एक तरह का जूस छोड़ती हैं ताकि भोजन की अम्लता क्षारीय में बदल जाए और भोजन पूर्ण रूप से पाचन हो सके। तो अब इसके बाद हम अब आपको बताएंगे, अभी हम ग्रंथि की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बताएंगे यहाँ पे आंत के बारे में। चलते हैं, चलिए अब हम समझते हैं पेट के बाद हमारा खाना कहाँ आएगा, आंत में, जिसको हम इंग्लिश में इंटेस्टाइन कहते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है आपका बड़ी आंत, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। दूसरा है छोटी आंत, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम छोटी आंत को समझ लेते हैं। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में छोटी होती है, जबकि छोटी आंत बड़ी आंत की तुलना में लंबी होती है। अब हम बताएंगे इसको बड़ा क्यों कहा गया, छोटा क्यों कहा गया, अब इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी आंत के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, अगर इस टोटल आंत की लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 25 फीट होती है। ठीक है, जिसमें छोटी आंत ही 20 फीट की होती है, यानी 5 फीट में आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब आप इसको समझिए। छोटी आंत, देखिए खाना जो पेट से निकला हुआ भोजन, जो अधपचा भोजन होता है, उस
भोजन यानी कि पेट के पचने के पश्चात, यानी भोजन पेट से निकला हुआ जो भोजन होता है उसको हम कहते हैं कायम कहा जाता है। और वो कहाँ पहुंचेगा, वो छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में। तो जहां से पेट और छोटी आंत का जो छोर जुड़ता है, वो जो आकार होता है वो सी आकार की एक संरचना बनाता है, जिसको हम छोटी आंत में डिवाइड किए हैं ड्यूडेनम के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है और इसका आकार जो होता है वो सी के आकार की जैसी संरचना बनाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका ड्यूडेनम। ये क्या होता है, ये छोटी आंत का सबसे बड़ा और लंबा भाग होता है। ये जो कुंडलित अवस्था में जो इसके अंदर पाया गया है, इसी को हम ड्यूडेनम कहते हैं, ठीक है। अगला होता है इलियम। इलियम क्या होता है, छोटी आंत का सबसे अंतिम छोर होता है जो बड़ी आंत को जोड़ने में सहायक होता है, और इसी को हम इलियम कहते हैं। छोटी और बड़ी आंत जहाँ पे जुड़ते हैं उसको सीकम के नाम से जाना जाता है। छोटी आंत में ही भोजन लगभग पूर्णतया पच ही जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और स्टार्च का पाचन करते हैं, यानी कि मंड का पाचन करते हैं। तो ये सारी चीजें लगभग इसमें पूर्णतया पच ही जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें उस भोजन का जूस केवल निकालने का काम होता है, वो बड़ी आंत का है। बाकी जो सड़ा गला का खाना होता है वो बड़ी आंत के माध्यम से, गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बड़ी आंत के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत को बता दें, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, ठीक है। कितनी होती है, लगभग, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। अब ये छोटी आंत से बड़ी आंत क्यों कहा गया है, तो देखिए छोटी आंत की तुलना में बड़ी आंत का जो छिद्र होता है वो बड़ा होता है और आकार में भी ये चौड़ा होता है। इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है छोटी आंत की तुलना में। ये केवल पतली होती है लेकिन इसका छिद्र जो होता है बड़ा होता है, ठीक है। और जहाँ पे ये अवशेषी अंग होता है, जहाँ पे ये छोटी आंत और बड़ी आंत मिलते हैं उसको सीकम कहा जाता है, और इसका ये अवशेषी अपेंडिक्स कहलाता है। अपेंडिक्स कभी कभी कदार में भोजन के पाचन में कोई दिक्कत करता है या कोई गैस सृष्टि बनता है तो उसको बाद में डॉक्टर काट के निकाल देता है। फिलहाल इससे कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद जो भोजन पचा हुआ, पूर्णतः हमने बता दिया कि पूर्णतः छोटी आंत में ही पच जाता है। जो पचा हुआ भोजन जो पच जाता है उसके बाद उसका जो जूस निकलते हैं, इसके अंदर एक अंगुर के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, और ये क्या करता है, जल को अवशोषित, जो प्रोटीन चीजें होती हैं उनका जो है अवशोषण कर लेती है, और जो मल द्वारा जो सड़ा गला खाना है वो इसके माध्यम से गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये इसका होता है, बड़ी आंत का काम होता है। अब हम समझेंगे पाचन ग्रंथियों का क्या क्या महत्व है, इन पाचन ग्रंथियों के मुख्य कार्य क्या। अभी तो हमने सिर्फ उसके आहार नाल के अंगों के बारे में समझा था, ठीक है। यहाँ आहार नाल था और उसके अंगों के बारे में। अब इसके अंदर जो बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है उसके बारे में हम समझते हैं। चलिए अब हम समझेंगे पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां में सबसे पहले हम समझेंगे यकृत यानी कि लीवर, ठीक है। लीवर क्या होता है, तो हम आपको बता दें ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी चीज खाता है, जहर खाया हो, खाना खाया हो, तो डॉक्टर लीवर के माध्यम से ही बता पाता है। तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। इसका भार जो होता है लगभग 1.5 kg होता है, ठीक है। ये हमारे पेट के दाईं ओर, ये पेटमा इधर है, ये हमारे पेट के दाईं ओर ऊपर यानी कि डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है। और ये क्या होता है, ये किसका निर्माण करता है भैया, पित्त का निर्माण करता है, यानी इसके द्वारा पित्त रस छोड़ा जाता है जिसे बिली कहा जाता है, ठीक है। और कहाँ इकट्ठा होता है, इसी के नीचे ध्यान से देखिए, यही है, ये है, यही है लीवर, ठीक है। इसका जो भार होता है लगभग 1.5 kg होता है। इसका मुख्य काम है ये पित्त का निर्माण करती है, ठीक है, यानी कि भोजन की अम्लता को क्षारीयता में बदलने का काम करता है। भोजन जब तक क्षारीय नहीं होगा तब तक छोटी आंत में पच नहीं सकता है, इसलिए भोजन को क्षारीय बनाने में बहुत सहायक होता है। और इसके जस्ट नीचे एक नाशपाती के आकार की जैसी संरचना पाई जाती है जिसको पित्ताशय कहते हैं। निकला हुआ पित्त इसमें से इसी में इकट्ठा होता है, ठीक है। कभी कदार क्या होता है, किसी के पित्ताशय में या पथरी वगैरह कुछ बन जाता है तो डॉक्टर इसको काट के निकाल देता है। तो जो वसीय चीज होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा या वसीय तेलीय चीजें, तो उसका वो पाचन नहीं कर पाता है। तो जब ये निकल जाता है तो
डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि आप तेलीय चीज़ों का सेवन मत करें, क्योंकि पित्त रस जो निकलेगा तो इसमें एक स्टोर रहता है, जब भी जरूरत पड़ती है छोटी आंत में वो जाता रहता है, लेकिन जब इसको निकाल के रख दिया जाएगा तो जो बनेगा वही जाएगा और पूर्ण रूप से फिर ये क्षारीय भोजन को पचा नहीं पाएगा। तो तो इससे क्या होता है कि डॉक्टर जब निकाल देता है तो डॉक्टर मना कर देता है कि आप तेलीय चीज़ें, जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं, प्रोटीनिक चीज़ें हैं, वैसी चीज़ें हैं, उसको खाने से मना कर देता है, क्योंकि ये निकलने पर भोजन पूर्णतः पच नहीं पाता है। तो ये कहाँ इकट्ठा होता है भैया? आप एक क्वेश्चन बनता है कि यकृत क्या बनाता है, तो यकृत बनाता है पित्त रस, यानी पित्त का निर्माण करता है और इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ये कहाँ पे जुड़ेंगे? ये जुड़ते हैं भैया ड्यूडेनम पे। ये दोनों, ये और पैनक्रियाज दोनों ड्यूडेनम से ही जुड़े होते हैं। इसके द्वारा रस छोड़ा जाता है और इसके द्वारा भी जूस यानी एंजाइम छोड़ा जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आपको बता देते हैं पैनक्रियाज के बारे में, फिर आगे आपको चलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? चलिए चलिए इसके बाद हम देखते हैं अग्न्याशय। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पैनक्रियाज। इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि कहने का मुख्य कारण है कि हार्मोन के साथ साथ एंजाइम को छोड़ने का भी काम करती है। इसके द्वारा एक क्षारीय द्रव्य छोड़ा जाता है जो पीले रंग का होता है। ठीक है, इसमें लगभग, इस पीले रंग में लगभग 98% जल होता है, 2% केवल एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और एंजाइम इसके 3 प्रकार के होते हैं, लाइपेज, एमाइलाइपेज और ट्रिप्सिन। आप शॉर्टकट में इसको लेट कह सकते हो। ठीक है, लाइपेज, एमाइलाइपेज, ट्रिप्सिन। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है और ये वसा का पाचन करता है। यहाँ लिख सकते हैं वसा का, प्रोटीन का और ये कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ जगह नहीं है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लगभग ये जो रस निकलते हैं, ये भी जो भी एंजाइम निकलते हैं, ये खाने को पूर्णतः पाचन कर देते हैं, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस के भी नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्णतः पाचन कर देते हैं। और इसको एक नाम से और जाना जाता है कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मिश्रित ग्रंथि के नाम से अग्न्याशय कहा जाता है, क्योंकि ये हार्मोन के साथ साथ एंजाइम भी बनाने का काम करती है। इसका जो पदार्थ होता है वो क्षारीय द्रव्य होता है, जो हल्के पीले रंग का होता है, जिसमें 98% जल होता है, केवल 2% ही एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं, लाइपेज, एमाइलाइपेज और ट्रिप्सिन। ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करते हैं। ये पूर्ण रूप से भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस के भी नाम से ये जाना जाता है। इसका आप इसकी शॉट ले लीजिए, फिर आपको हम थोड़ा सा और बता दें। बस समझ में आई? चलिए अब इसके बाद हम समझ लेते हैं लार ग्रंथि को। ठीक है, तो हम आपको बता दें 24 घंटे के अंदर मनुष्य के मुंह में 1 से 1.5 लीटर लार बनती है, जो भोजन को पचाने में सबसे ज़्यादा सहायक होती है। ठीक है, इसको भी डिवाइड किया गया है 3 रूपों में। पेरियोडिक लाल ग्रंथि, ये कान के नीचे दोनों ओर स्थित होती है, यानी दोनों कान के ऊपर, दोनों कानों तरफ एक एक स्थित होती हैं। कभी कभार हम तीखी चीज़ें जब खाते हैं ना, तो लार में जाके मिलती है तो हमें कड़वाहट जैसी होती है, हमें आभास होता है। ठीक है, दूसरा है सब मंडिबुलर ग्रंथि। ठीक है, यह ऊपरी वाली, यानी जो हमारे मुख के जबड़े होते हैं और ऊपर और नीचे दोनों के जबड़ों के जो संधि होती है, जहाँ पे दोनों मिले होते हैं, जबड़े जहाँ पर मौजूद होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, वहाँ पर ये पाई जाती है। इसको कहा जाता है सबमंडिबुलर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, लार का ही भाग है, उसको डिवाइड कर दिया गया है जहाँ जहाँ पे पाए जाते हैं। सबलिंगल लार ग्रंथि, यह जीभ के नीचे मुख गुहा के तल पर पाई जाती है। जीभ के नीचे जो मुख गुहा का तल होता है उसके नीचे पाई जाती है। तो ये सारी सालविक ग्रंथि ही है, लेकिन इसको डिवाइड कर दिया गया है। कौन सी लार कहाँ से निकलती है इसके बारे में बता दिया गया है। तो हम बता दें कि मनुष्य के मुख से लगभग 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है, जो भोजन को चिपचिपा टाइप लुगदी बनाने में सहायक होता है, और भोजन इसके माध्यम से पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है। लार अगर नहीं निकलेगी तो पाचन की धीरे धीरे क्या होता है, गैस वगैरह बनने लगती है। तो ये तो था पाचन ग्रंथि के बारे में हमने बता दिया है। किसी को अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, बच्चे कहते हैं सर कंपटीशन का पढ़ाइए। ठीक है बेटा, कंपटीशन का हम पढ़ाएंगे, कंपटीशन भी पढ़ाया जाएगा,
लेकिन इसमें से अगर आपको पूर्णतः पता हो गया है तो आपको कंपटीशन की क्या मतलब, जिस पेड़ के फल को हमको जानना है, उस पेड़ की जड़ को हम पहचान गए हैं कि इसमें से कौन सा फल निकलेगा, तो हमें इसमें से क्या मतलब है कि कंपटीशन पढ़ाइए। आप विध्वत से पढ़ लीजिए, इसी में से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कंपटीशन कहीं अलग से थोड़ी बनाए जाते हैं, यही में से बनाए जाते हैं। तो आज का था ये पाचन तंत्र। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।